तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड एंड लास्ट बुक, दैट इज एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि इस बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या सिखाना है आपको। एंड नाम है एनालिसिस, और किसको एनालाइज करना है हमने। एनालाइज तो पता है ना, हम जब हम किसी जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर अपने कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि वो पास्ट इवेंट्स, पास्ट में जो चीजें घटना घटी हैं वो सही थी, किस हद तक सही थी, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशंस कैसी हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है। तो उसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पर हमारा एनालिसिस किसके ऊपर हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये हम सबको पता है, ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको मैं समझा रहा हूं। ऐसी स्टेटमेंट्स जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करें, ऐसी स्टेटमेंट्स जो बिजनेस की आर्थिक स्थिति बताएं, वो होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये तो पता ही होगा, इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनीज के केस में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के लिए। सेकेंड इज बैलेंस शीट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जो भी फिगर्स जाती हैं उनका बेस क्या होता है? उनका बेस होता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, हमारे ये नोट्स हैं, जितनी भी फिगर्स हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं वो सारी नोट्स टू अकाउंट से ट्रांसफर करी जाती हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल पोजीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहली चीज हम ये चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। एंड सेकेंड इज बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन। एक बिजनेस ने कितने रिसोर्सेज लगा के कितना पैसा कमाया, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया, वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। और एक बिजनेस की एसेट्स, ठीक है, उसकी लायबिलिटी से कितनी ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। कि क्या एक बिजनेस जो है, एक कंपनी जो है, अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएगी टाइमली, ठीक है, क्या वो केपेबल है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। तो हमने दोनों ही पोजीशन को एनालाइज करना है और अपने कंक्लूजन बताने हैं कि भाई जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है वो सही है या बुरी है या एवरेज है, कैसी है। आप इसको नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब एनालाइज करने के लिए हम कैसे एनालाइज करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो उसके लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं, वी कैन से द मेथड्स फॉर एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को उठाना है, अलग अलग चीजों को उठा के ये बताना है, ये कंक्लूजन निकालना है कि ओवरऑल हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या वो ग्रोथ पर है या वो डिक्लाइन पर है, ठीक है। और फिर डिस्कस करना है कि उसके इसको इंप्रूव करने के लिए मेजर्स क्या हैं, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो टूल्स फॉर एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की जो टेक्निक्स हैं, उसके अंदर पहली टेक्निक है हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, देखिए। एक कंपनी है ए लिमिटेड, हमने उसका परफॉर्मेंस चेक करा 2019-20 का एंड उसको कंपेयर करा 2020-21 से, सॉरी 2020-21 के परफॉर्मेंस को 2019-20 से कंपेयर करा। तो हमें पता चला कि हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, डिक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोजीशन है। तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और इस तरह के कंपैरिजन को हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है इंट्रा फर्म? मतलब कंपनी एक ही है, ईयर्स दो अलग अलग हैं। तो एक ही कंपनी को जब हम अलग अलग ईयर में कंपेयर करते हैं कि पहले वो कैसी थी आज वो कैसे है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर ये कंपैरिजन दो कंपनीज के बीच में होता है, जैसे ए लिमिटेड का इंडस्ट्री से कंपैरिजन है, सपोज ए लिमिटेड जो है वो 10% प्रॉफिट कमाती है और इंडस्ट्री के अंदर 8% प्रॉफिट है, तो यहां पे कंपैरिजन क्या है, हमारा प्रॉफिट इंडस्ट्री से ज्यादा है। इस तरह के कंपैरिजन को हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, जब हमारा कंपैरिजन किसी और से हो,
ठीक है, जैसे होता है ना इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशंस या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस, तो मतलब दो कॉलेजेस के बीच में, और इंट्रा का मतलब अपने ही कॉलेज या अपने ही स्कूल के बीच में। तो ये इंटर फर्म कंपेरिजन है। ठीक है, सेकेंड सर, सेकेंड टूल इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। यहां पे हमारा जो कंपैरिजन होता है वो एक कॉमन साइज से होता है। कॉमन साइज मतलब हम किसी भी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो वहां की किसी एक चीज को हम बेस ले लेते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होती है, सेल्स की। तो हम सेल्स को बेस ले लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि सेल्स के अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें कितनी चल रही हैं। और अगर हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं तो बैलेंस शीट में टोटल, बैलेंस शीट का जो टोटल है उसको हम बेस ले लेते हैं और देखते हैं कि उस टोटल के अकॉर्डिंगली हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, उस टोटल में से हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, उस टोटल में से कितनी फिक्स्ड एसेट है, कितनी करंट एसेट है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये जब हम करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, बट ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। आगे चलते हैं। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज बताते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 100 किलो है, मेरे दोस्त का वेट 60 किलो है, ठीक है, तो यहां पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या हो गया, 100 और 60। मतलब ये आ जाएगा हमारा 6:2, दैट विल बी 5:3। इसका मतलब मैं, अगर वो 3 यूनिट्स की इंपॉर्टेंस रखता है तो मैं 5 यूनिट्स की इंपॉर्टेंस रखता हूं। ठीक है, कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर वो 3 रोटी खाता है तो मैं 5 रोटी खाता हूं। अगर उसकी इनकम 3 रुपए है तो मेरी 5 रुपए है। ठीक है, तो इस तरह के रेशो से हम क्या दिखाते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसेट्स हैं 20 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज हैं 5 लाख रुपए की। तो हमारा रेशो क्या बन गया, हमारा रेशो बन गया 4:1। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो 4 रुपए की एसेट्स हैं, इसका मतलब 4 गुना एसेट्स हैं मेरे पास, तो मैं सिक्योर्ड हूं। तो ऐसे ही हमने कंक्लूजन डिराइव करने हैं अकाउंटिंग रेशियोज यूज करके। पहले हमें अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, देन उसके बाद हमने उस पर कंक्लूजन डिराइव करने हैं। फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब हम ये चैप्टर्स करेंगे तो जो मैं आपको कह रहा हूं वो और बेहतर समझ आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हमारे बिजनेस के कैश के फ्लो के बारे में बात करती है। कैश का फ्लो मतलब चाहे वो कैश से और हार्ड कैश है या फिर वो बैंक बैलेंसेस है, तो कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है उसको वो कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करते हैं कि भाई हमारे बिजनेस से कैश कितना जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस तो हम निकाल चुके हैं, प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है, कितना इनकम और कितना एक्सपेंस हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कैश का आउटफ्लो इनफ्लो भी वही हो, कैश उतना आ रहा हो उतना जा रहा हो, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, ड्यू बेसिस, एक्रूवल बेसिस। तो इन दैट केस वी नीड टू एजरटेन द कैश पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, कि हमारे जो फ्लोज हैं कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो जो हो रहा है वो कहाँ कहाँ से ज्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है। तो ये 4 टूल्स हमने सीखने हैं। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो से। अभी तक कोई डाउट है तो यू मे आस्क नाउ। तो अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर वी हैव 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज, 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन चारों अलग अलग कैटेगरीज के 4 अलग अलग पर्पस हैं। सबसे पहला जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, ये लिक्विडिटी रेशियोज या फिर हम इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, इन रेशियोज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन रेशियोज का ऑब्जेक्टिव है टू इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर पा रहा है या कर पाएगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मतलब जो कुछ समय के अंदर हमें पे करनी ही होती है, ये हमारी रूटीन लायबिलिटीज हैं, ये अराइज होती हैं, हमें पे करनी होती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर वी हैव करंट रेशियोज, टाइप्स ऑफ रेशियोज बता रहा हूं।
करंट रेशियोज, साथ साथ मैं इनके फॉर्मूलाज भी लिखवा रहा हूं। करंट रेशियो के अंदर हम कंपेयर करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, और इनका जो आइडियल रेशियो होता है दैट इज 2:1, मतलब ये रेशियो होना अच्छा माना जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा हो लेकिन कम होता है तो दिक्कत आती है। बाकी रेशियोज जो आइडियल रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड रेशियो इतनी होनी चाहिए। हर बिजनेस में अलग अलग डिपेंड करता है कि उनका रेशियो, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है उनके नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली। सेकंड है हमारा क्विक रेशियो, ठीक है, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं या फिर लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेशियो कैसे निकलता है, इसके लिए हम यूज करते हैं क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इनका आइडियल रेशियो जो होता है वो होता है 1:1, कि ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, थर्ड रेशियो जो है आपके शायद कोर्स कंटेंट के अंदर नहीं है, बट स्टिल मैं डिस्कस कर रहा हूं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम कंसीडर करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन सारे, अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो जो होना चाहिए दैट इज 0.5:1, ये आइडियल रेशियो है इनके। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो की बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू पे द लायबिलिटीज। यहां पर हम सॉल्वेंसी की बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज से लिक्विडिटी वाले। देखिए, अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव विल बी टू इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी या ऑफ अ बिजनेस टू पे या टू मीट इट्स liabilities in long term, in long term, क्या वो अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म के अंदर लाइबिलिटीज पे कर पाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं लोगों से, या किसी भी तरीके का पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी है, उसके लिए हमारे पास जो एसेट्स हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के लिए तो हमें कौन सी चाहिए, रूटीन लाइबिलिटीज के लिए रूटीन एसेट्स चाहिए। ठीक है, पैसा आ रहा है, हम उसको देते जा रहे हैं, वो पे ऑफ हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हम ये तो नहीं कह सकते ना, आज हमारे पास जो पैसा है हम बता रहे हैं कि भाई इतनी एसेट्स हैं, ठीक है, और इतनी लाइबिलिटीज को हमने पे करना है, छोटी छोटी लाइबिलिटीज, और छोटी ये जो हमारी ऐसी एसेट्स हैं जो हमें कैश की अवेलेबिलिटी जल्दी दे देती हैं, जैसे कि करंट एसेट्स, वो हमें कैश जल्दी अवेलेबल कराती हैं, वो इजीली कन्वर्टेबल होती हैं कैश में। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखना चाहें, कंपेयर करना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होने वाली है, कैसी रहने वाली है, इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आप ये देखोगे कि मेरे बिजनेस के अंदर जितनी बोरोइंग्स हैं वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितनी मैं पे कर पाऊं उतनी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और मेरा जो पैसा है वो ज्यादा होना चाहिए। देखिए, तो इसके अंदर हमारे पास जो रेशियोज हैं और उनके पर्पस हैं, पहले मैं रेशियोज लिखवाता हूं फिर उनके पर्पस लिखवाऊंगा। ठीक है, पहला रेशियो है दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो आपको बताता है शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं आपके पास अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड इन टोटल एसेट्स, तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ये आपको इंडिकेट करता है, ये मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि क्या पर्पस है किस रेशियो का। सेकेंड, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है आपके बिजनेस के अंदर डेट कितना है, मतलब पैसा कितना बोरो करा हुआ है एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी को ही हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, और शेयर होल्डर्स
फंड्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आता है कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरा कितना पैसा है और उधार का कितना पैसा है, दोनों में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये रेशियो इंडिकेट करता है कि अगर मुझे अपनी लायबिलिटी पे करनी है तो 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए कितने रुपए के मेरे पास एसेट्स हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको यहां पर समझनी है। ठीक है, वो मैं आपको दोनों के अंदर ही बताता हूं। वेट, पहले ऐसा करते हैं, हम बाकी दो रेशियोज के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम ये सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब थर्ड रेशियो जो हमारा है, लेकिन उसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज हम अपने लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म कर लेंगे। देखिए, थर्ड रेशियो इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, कि हम अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज। एंड फोर्थ रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दिस इज फोर्थ रेशियो। ये हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि हमने जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रॉफिट्स कितने हम अर्न कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट रेशियो हो गया लिक्विडिटी, मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। थर्ड इज एक्टिविटी रेशियोज एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज हम जो मेन डिस्कशन करने वाले हैं वो सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में करने वाले हैं, लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, इससे पहले कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले यहां पर आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है, सीए का मतलब क्या है, करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स होती क्या है, तो आपने ये नोट डाउन करना है। एनी एसेट विच इज कैश, जो अपने आप में कैश है, और कैश इक्विवेलेंट, या फिर कैश के इक्वल ट्रीट करी जाती है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। वो हमेशा करंट एसेट होगी। एंड या और एनी एसेट, ठीक है, हुज लाइफ इन बिजनेस इज अप टू 1 ईयर, जिसकी लाइफ बिजनेस के अंदर 1 साल तक है, उससे ज्यादा नहीं है, वो आपकी करंट एसेट होगी। ठीक है, और इसको और इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, एनी एसेट विच इज इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश, जिसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वर्ड इजीली का मतलब क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि विद इन 1 ईयर तो वो हमारी कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगी। ठीक है, 1 साल से ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। तो ऐसी एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स होती हैं। अब इनके एग्जांपल्स अगर आप कहें तो एग्जांपल से देता हूं, जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में तो कैश आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है। ठीक है, और कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया। ठीक है, ये कैश के इक्विवेलेंट ट्रीट करी जाती हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो इजीली मार्केट करी जा सके, बेची जा सके या खरीदी जा सके, तो उनको बेचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप देखें, शेयर्स पड़े हुए हैं आपके पास, ऑनलाइन आपने सिर्फ एंटर करा और आपके शेयर सेल हो जाते हैं। तो इस तरह के एसेट्स करंट एसेट्स हैं। फिर डेटर्स, करंट एसेट्स हैं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी आते हैं। डेटर्स, डेटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने पैसा लेना है, और जनरली ये शॉर्ट टर्म डेटर्स हैं। आपके पास जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज जो रखी हुई है आपके पास बेचने के लिए, चाहे वो बेचने के लिए रॉ मटेरियल है, किसी भी तरह का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ऐसे खर्चे हैं जो आपने एडवांस पे कर रखे हैं, इनके बेनिफिट्स आपको जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, उसकी लाइफ बिजनेस में ज्यादा नहीं होती, 1 साल से ज्यादा नहीं होती, उसके बेनिफिट्स वो जल्दी दे जाता है। ठीक है, और अगर आप इसके एग्जाम्पल्स ले तो एक्रूड इनकम्स,
एक्रूड इनकम्स हो गई, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्सेस का मतलब है आपने कोई चीज खरीदी, उस पर टैक्स जमा कराया, वो टैक्स पे करा है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्सेस। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आप उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं, तो जो जीएसटी है वो आपको फ्यूचर में फायदा देता है। ठीक है, तो वो भी हमारा करंट एसेट का पार्ट है, और देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी तक तो हम यही करते हैं, यहां तक नोट कर लो। तो करंट एसेट्स के एग्जांपल करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कौन से होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो देखिए, ये जिन पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं वो सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो यहां से लेके यहां तक आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये चीजें आती हैं, जिन आइटम्स को हम बिल्कुल कैश की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये हाईली लिक्विड एसेट्स होती हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? हाईली लिक्विड एसेट्स। ये बिल्कुल कैश की तरह ट्रीट करी जाती हैं। उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूं क्विक एसेट्स क्या होती हैं। क्यूए लिखा था ना, क्यूए का मतलब है क्विक एसेट्स। इनको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। देखिए, करंट एसेट्स में से कुछ एसेट्स जो हैं वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज इट टेक्स टाइम। उन्हें बेचने में टाइम लगता है उन, ठीक है, वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है अगर हम उनकी सही वैल्यू मार्केट से रियलाइज करना चाहते हैं। तो वो एसेट जो है, पहला है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जनरली प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलाइज नहीं हो पाते, उनकी तो हम सर्विसेज ले सकते हैं, तो इसलिए हम उनको क्विक एसेट से बाहर, करंट एसेट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंटली कैश हमें अवेल नहीं करा सकते, अगर कराएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो क्विक एसेट्स के लिए करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो यू विल गेट क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब एक और चीज, करंट एसेट्स में हमने ये तो लिख लिया कि भाई साहब करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं जो अप टू 1 ईयर हमारे पास रहे, इससे ज्यादा उनकी लाइफ ना हो। लेकिन इसमें आपने एक और लाइन ऐड करनी है, और ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, हम जब पीरियड कंपेयर करते हैं कि एक साल जो है हमारा शॉर्ट टर्म काउंट होता है, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट है, ऑपरेटिंग साइकिल। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको एक अपनी साइकिल कंप्लीट करने में ही, साइकिल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल से शुरू होना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना, फिनिश गुड्स का सेल्स में कन्वर्ट होना, सेल्स का डेटर में कन्वर्ट होना, डेटर्स का कैश में कन्वर्ट होना, फिर कैश का दोबारा से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो एक साइकिल है कि आप कैश से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स से सेल्स करते हैं, सेल्स से डेटर्स जनरेट होते हैं, डेटर से कैश आता है। तो ये जो पूरी साइकिल है कंप्लीट होकर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपको सिर्फ एक बार पैसा स्टार्टिंग में लगाना होता है इस स्टेज पर, उसके बाद वो रोटेट करके वापस आपके पास आ जाता है। अब हमने जो कैश इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, ठीक है, कितने टाइम के अंदर अंदर वो कैश हमारा दोबारा से वापस हमारा रिकवर हो रहा है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। वो हर बिजनेस के लिए अलग होती है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल ट्रेडर के लिए बोलूं, वो सामान लेता है उसे मार्केट में बेचता है, तो हो सकता है वो 2 महीने में बेच देता हो। अगर कोई ज्वेलर है तो उसको सामान लेकर बेचने में शायद 6 महीने लग सकते हैं। अगर कोई बिल्डर है तो उसको सामान, अब उसको फ्लैट बना के बेचने में 5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो हर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल बिल्कुल अलग अलग है ना। तो इन दैट केस हम जो उनका पीरियड लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो 1 ईयर की जगह क्या ले लेते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है, 1 साल। हम 1 साल तो मिनिमम देखते हैं कि भाई अगर कोई 1 साल तक हमारे पास एसेट है तो वो करंट होगी। लेकिन अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड ज्यादा है तो हम ज्यादा पीरियड भी कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर पॉइंट लिखना है कि जिसकी बिजनेस में लाइफ अप टू 1 ईयर हो या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज मोर, विच एवर इज लेटर।
ठीक है, मतलब अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है वो 2 साल है, तो इन दैट केस ऐसी एसेट जो 2 साल तक हमारे पास रहने वाली है वो शॉर्ट टर्म काउंट हो जाएगी। ठीक है, उस साल में हम ये नहीं देखेंगे यार ये तो एसेट हमारे पास 1 साल से ज्यादा समय तक रहने वाली है, इसको लॉन्ग टर्म बनाओ, नहीं नहीं, हमारी वो एसेट शॉर्ट टर्म काउंट होगी, क्योंकि वो ऑपरेटिंग हमारा बिजनेस का नॉर्मल जो रूटीन ही कंप्लीट होती है वो 2 साल में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है, करंट एसेट के लिए नोट लिखना है, करंट एसेट, एसेट held in the business for up to 1 year or operating cycle, whichever is later, whichever is later। ऐसी एसेट जो बिजनेस में है हमारे 1 साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेटर या बिगर। ठीक है, अब मैं छोटे सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे डेटर्स हैं कुछ 2 लाख रुपए के, इनको मैंने टाइम दिया हुआ है 15 मंथ्स का, 15 महीने में ये मुझे पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है ये मेरी करंट एसेट्स के अंदर आने चाहिए या फिर ये नॉन करंट एसेट्स में आने चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए। एग्जैक्टली इन नॉन एसेट्स करंट। की जो इन डेटर्स की जो लाइफ है ये बिजनेस के अंदर 15 मंथ्स मतलब लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं, तो ये नॉन करंट एसेट बन गए। क्लियर है? अब दूसरी बात, सेम क्वेश्चन, टाइम है 15 मंथ्स, मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, डेटर्स मुझे जो पैसा देंगे वो देंगे 15 महीनों में, लेकिन मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसका जो पीरियड है वो है 20 मंथ्स, मतलब मेरी जो रूटीन साइकिल जो कंप्लीट होती है, मेरे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन जो कंप्लीट होते हैं उनको 20 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में। अब बताइए मेरे जो डेटर्स हैं वो करंट एसेट में आने चाहिए या नॉन करंट एसेट, फटाफट बताइए। करंट एसेट। एग्जैक्टली exactly. अब वो डेटर्स मेरे चाहे वो 1 साल से बाद पैसा देंगे, लेकिन मेरा जो रूटीन है वो 20 मंथ्स का है, इसका मतलब मेरे लिए जो मैक्सिमम पीरियड हो जाएगा वो 20 महीने का होगा, 12 महीने का नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं क्लैरिटी के लिए। मेरे डेटर्स हैं उनको मैंने टाइम दिया 18 मंथ्स का, मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है जिसमें मैं अपने नॉर्मल बिजनेस रूटीन ऑपरेशंस को खत्म करता हूं वो है 16 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए अब ये मेरे करंट एसेट में आएंगे या नॉन करंट एसेट में, अब ये मेरे नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 18 महीने जो है वो एक तो 1 साल से तो ऊपर निकल ही गए, साथ ही साथ मेरी ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्रॉस कर गए, मेरे नॉर्मल टाइम जो है नॉर्मल टाइम से भी ऊपर है वो। ठीक है, दैट विल बी नॉन करंट एसेट। वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपने आंसर करना है। डेटर्स को मैंने टाइम दिया 14 मंथ्स का, ठीक है, और मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम है दैट इज 8 मंथ्स। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं कौन सा टाइम कंसीडर करूं, मेरा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन 8 महीने के हैं, लेकिन मेरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो हमें तो कौन सी लेना है, हमने ज्यादा पीरियड वाला लेना है ना, तो हम 12 महीने को कंसीडर करेंगे। तो अब बताइए ये करंट एसेट में काउंट होंगे नॉन करंट एसेट में? नॉन करंट। एग्जैक्टली, दिस विल बी कॉल्ड नॉन करंट एसेट, क्योंकि डेटर्स का टाइम जो है वो क्रॉस कर रहा है दोनों को ही। ओके, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। आप पेपर्स के बारे में कुछ बता रहे थे। तो स्टार्ट करें हम करंट रेशियो से। करंट रेशियोज का फॉर्मूला क्या था? वो था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेसिकली दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ठीक है, ये लॉजिकली समझना है हमने। ये रेशियो हमें बताता है कि भाई इंडिकेट करता है कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज क्या है और उनको पे करने के लिए करंट एसेट्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाख की लायबिलिटीज है जो मुझे पे करनी है विद इन शॉर्ट टर्म। अब जब मैंने करंट लायबिलिटी पे करनी है तो उसके लिए मेरे पास कौन सी एसेट्स होनी चाहिए जो बहुत जल्दी मुझे कैश कन्वर्टिबिलिटी हो जिनकी, है ना, तो वो मेरे पास है सपोज 5 लाख। तो ये क्या बता रहा है? ये बताएगा रेशो 2.5:1। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बता रहा है, 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2.5 रुपए की करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज। इसका आइडल रेशो 2:1 हो रहा है, हमारा उससे बेटर ही है, लेकिन बहुत ज्यादा होना दिक्कत दे सकता है।
ठीक है, बहुत ज्यादा करंट एसेट्स होना भी दिक्कत दे सकता है। इसका मतलब हमारे पास एक्सेस में क्या करंट एसेट्स पड़ी हुई है, हमने उसकी सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। आगे चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें हमने करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है, तो देखिए करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है दैट इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमारी एक चीज अभी स्किप हुई है, हमने करंट लायबिलिटी को पहचानना सीखना है। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूं मैं उसको। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का पार्ट है, डेटर्स करंट एसेट्स का पार्ट है, बैंक बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजें जो है करंट एसेट्स का पार्ट है। तो यहाँ पर हम करंट एसेट्स निकाल लेते हैं, दैट इज इन्वेंट्री प्लस डेटर्स प्लस बैंक बैलेंस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये टोटल वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 5 लाख, 5 लाख आ जाएगी। तो हमारी करंट एसेट्स जो आ गई वो 5 लाख आ गई। ठीक है, इसके बाद करंट लायबिलिटी ऑलरेडी डायरेक्ट दी हुई है यहाँ पर 5 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख है ही। तो ये जो रेशियो हमारा आया दैट विल बी 1:1। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, लेकिन 1:1 है। तो हमारा रेशियो जो है आइडल रेशियो को मैच नहीं कर रहा, तो इसको इंप्रूव करने के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए। हमें अपनी लिक्विडिटी और बढ़ानी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ करंट एसेट्स को और इंक्रीज करना चाहिए, और लायबिलिटीज को कम करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स लिक्विडिटी को और फिल्टर कर देता है, मोर लिक्विड मोर कैपेबिलिटी इंडिकेट करता है। कहता है सपोज अगर हमें अर्जेंसी में आज ही अपनी कुछ लायबिलिटीज को पे करना है, तो हमारे पास कितना पैसा है उसके लिए। तो उसके लिए हम करंट लायबिलिटीज को क्विक एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, और यहां पर सॉरी क्विक रेशियो निकालना है, तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स हम कैसे निकालेंगे। क्विक एसेट्स के लिए हम करंट एसेट्स में दो चीजें हटा देते हैं, एक है स्टॉक, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों मिलाकर हैं लगभग 2.5 लाख रुपए के। तो 5 लाख की एसेट्स में से 2 लाख का स्टॉक और 50,000 का प्रीपेड एक्सपेंस हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ गई 2.5 लाख की। तो देखे तो ये भी आइडल, ऑब्वियसली जब करंट रेशियो जो है आइडल नहीं आ रहा, तो ये तो उससे लो ही जाएगा। 5 लाख दैट विल बी 0.5:1। ये हमारा क्विक एसेट्स है, होना कितना चाहिए 1:1। अगेन लिक्विडिटी को हमें मेंटेन करना चाहिए। थर्ड, ठीक है, ये बोला नहीं हुआ लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज। ये इंडिकेट करता है कि हमें अर्जेंटली अभी कैश कितना है। अगर हमें अभी के अभी, ठीक है, पेमेंट करनी है अपनी लायबिलिटीज की, तो हमारे पास कैश कितना रखा हुआ है, या ऐसी चीजें जो कैश के बिल्कुल इक्वल है कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते हैं। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस है, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख, और करंट लायबिलिटी है हमारी 5 लाख की, तो दिस विल बी 0.3:1। ठीक है, ये भी 0.5:1 होना चाहिए। तो ये भी हमारा इंप्रूव करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।